हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम है अजय जागलान। इजी इकोनॉमिक्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी सकुशल होंगे अपने घर पे। तो बच्चों, जैसा कि आप सब जानते हैं, जो हमारे पास मैक्रो इकोनॉमिक्स थी उसका सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर थे जो नेशनल इनकम के, उनको हम लोग पूरा कर चुके हैं। ठीक है, उनके बाद अब हमारे पास जो नेक्स्ट यूनिट है जो है हमारे पास मनी सप्लाई की यूनिट। ठीक है, मनी की यूनिट, मनी और बैंकिंग सिस्टम की जो यूनिट है वो स्टार्ट होती है। और इसी के साथ जो हमारा मनी की यूनिट में जो पहला चैप्टर है, या फिर अगर मैं कहूँ तो फिफ्थ चैप्टर है जो हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स का, जिसका नाम है मनी, उसको हम लोग आज के लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। आपको आज बहुत कुछ जानने को मिलेगा। अ लॉट टू नो, अ लॉट टू डिस्कस एज ऑलवेज। बट बिफोर वी बिगिन, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लें। तो बच्चों देखो, मनी होती क्या है। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस शब्द को बोलने से पहले आपके दिमाग में ऑटोमेटिक एक फ़ोटो आया होगा, वो पैसे का फ़ोटो आया होगा। ठीक है, मनी, पैसा। मनी एक ऐसी यूनिट होती है या फिर एक ऐसी एक्सचेंज वैल्यू होती है जिसको देके हम लोग कोई भी सामान खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं। ठीक है, अगर मैं कहूँ कि मनी एक ऐसी करेंसी तो वो वैल्यू होगी भाई। ठीक है, करेंसी तो कि भी हाँ, उसको हम किसी फॉर्म में रखते हैं। कोई ऐसी एक एक्सचेंज की वैल्यू जिसको सब मानते हो, कॉमनली मानते हो। ठीक है, तो कहता है क्या, कुछ इसका मीनिंग है, इवोल्यूशन है मनी का, वो देखते हैं। कहता है अ थिंग विच इज कॉमनली एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मतलब जिसको कॉमनली एक्सेप्ट करते हो सब एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, कि हाँ उसके बदले में कुछ ले लेंगे या कुछ दे देंगे। पैसा दे के सामान ले सकते हैं, पैसा लेके सामान दे सकते हैं। ठीक है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज। एक्सचेंज का मतलब कुछ सामान बदलने के लिए माध्यम बना लेते हैं हम, किसको, मनी को। जैसे आप लोग यहाँ पढ़ रहे हैं तो आपको ज्ञान मिल रहा है, आप ले रहे हैं, बदले में पैसा दे रहे हैं। ठीक है, आप दुकान पर जाते हैं सामान लेने के लिए, आप पैसा दे रहे हैं और जो सामान है वो ले रहे हैं। एक्सचेंज हो रहा है आपके बीच में और दुकानदार के बीच में, पर मीडियम क्या उसका, मनी। ठीक है, वो मनी के लिए कर रहा है और आप मनी दे के सामान ले रहे हैं। ठीक है, तो मीडियम क्या हमारे पास यहाँ पर, मनी है। ठीक है, जैसे कहता है 1 रुपी इन इंडिया इज मनी। भारत की जो करेंसी है वो है रुपीज़ में। ठीक है, रुपीज़ में है, ना कि पैसों में। पैसा तो वो मिनिमम वैल्यू है, हमारी करेंसी है रुपी। ठीक है, तो रुपीज़ में हमारी करेंसी है। अमेरिका में डॉलर है, यूएस के अंदर, यूनाइटेड किंगडम में पाउंड स्टर्लिंग है, चाइना के अंदर युआन है, बांग्लादेश के अंदर टका है, पाकिस्तान में रुपी है। ठीक है, पाकिस्तान में, श्रीलंका में, म्यांमार में, नेपाल में, यहाँ पर सब रुपीज़ हैं, पर कोई वो पाकिस्तानी रुपया है, यहाँ पर भारतीय रुपया है। लिखा था ना INR, इंडियन नेशनल करेंसी, इंडियन करेंसी। ठीक है, तो ये वही चीज़ है भाई। ठीक है, ये सब मीडियम ऑफ एक्सचेंज होते हैं। पर अब कहता है कि जब मनी नहीं थी हमारे पास, जब पैसा नहीं था, पैसा ये थोड़ी है कि भाई जब से इंसानी सभ्यता चली आ रही है या जब से इंसान है तब से पैसा चल रहा है, नहीं, पहले भी कोई मीडियम हुआ करते थे भाई, जिसके बदले हम सामान ले सकते थे। ठीक है, कहता है कि जो सामान हम लोग खरीदते थे, बेचते थे, एक्सचेंज करते थे, गुड्स और सर्विसेज का, तो कहता है उस टाइम पर कोई मनी तो थी नहीं भाई, तो फिर क्या चीज़ थी ऐसी जिसकी मदद से हम सामान खरीदते थे भैया, बेचते थे। क्या था वो मीडियम ऑफ एक्सचेंज? कहता उस टाइम पर था बार्टर सिस्टम। एक सिस्टम था जिसका नाम था बार्टर। बार्टर का मतलब है सामान के बदले सामान। अब पैसे के बदले सामान है ना, उस टाइम पर था सामान के बदले सामान। मतलब आपको 1 किलो चावल चाहिए है तो आप कहेंगे जी मेरे पास 1 किलो गेहूं है, आप गेहूं के बदले मुझे चावल दे दीजिए। जिस चीज़ की हमारे पास क्वांटिटी ज़्यादा होती थी ना, उसके बदले में हम वो क्वांटिटी ले लेते थे जो हमारे पास कम हुआ करती थी। ठीक है, तो जो वो सिस्टम था उसका नाम था बार्टर सिस्टम। पर उसमें बहुत सारी दिक्कतें थी, वो प्रॉपर सिस्टम नहीं था, जिसके कारण मनी इंट्रोड्यूस हुई थी। ठीक है, तो कहता है कि इवोल्यूशन हुआ कहाँ से, बार्टर सिस्टम से इवोल्यूशन हुआ है। ठीक है, और ये बार्टर सिस्टम यही आज से 300-400 साल पहले आराम से बार्टर सिस्टम था, और शायद कई जगह पर तो आज भी बार्टर सिस्टम का इस्तेमाल होता है। ठीक है, मान लो 2 परिवार हैं, एक परिवार के पास गेहूं ज़्यादा है, एक के पास चावल ज़्यादा है, तो एक्सचेंज कर लेते हैं एक दूसरे की कमी को पूरा करने के लिए भाई। ठीक है, तो फिर मनी को इन्वेंट किया गया भाई। तो पहले मनी हुई थी बच्चे, इन्वेंट हुई थी कॉइन्स की फॉर्म में, गोल्ड के फॉर्म में, जो गोल्ड के सिक्के होते थे। आप लोगों ने सुना होगा पुरानी मूवीज में अशरफी, अशरफी वर्ड सुना होगा कभी, वो अशरफियाँ थी,
ठीक है, गोल्ड की थी, सिल्वर की थी, ठीक है भाई, और कहता है कि काफ़ी सारे मेटल्स की थी, अलॉय मेटल की थी वो, ठीक है। या फिर उसके बाद में आई पेपर मनी। पेपर मनी मतलब कागज़ की मनी, पहले मेटल की मनी हुआ करती थी, ठीक है, जैसे अब सिक्के हैं हमारे पास, कॉइन है, ठीक है, तांबे के, इन सब के सिक्के होते हैं। फिर साथ में पेपर मनी भी है, अब साथ में नई मनी भी है, प्लास्टिक मनी आई थी। प्लास्टिक मनी कौन सी बच्चों? जो कार्ड्स की फॉर्म में होती थी, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ऐसे कार्ड हुआ करते थे ना। अब साथ में ई मनी भी है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक मनी। वो मनी कौन सी? जिसको हम ऑनलाइन ट्रांसफर करते हैं, ठीक है। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है ऑनलाइन मनी का भाई हमारे पास जो बिटकॉइन सुना कभी आप लोगों ने? बिटकॉइन क्या होते हैं? वो बेस्ट एग्जांपल है इसका, ई मनी, जहां पर कोई फिजिकल चीज नहीं होती पर हम एक्सचेंज कर लेते हैं, ठीक है। तो हमारे पास ये था, वो मनी का सिस्टम था। अब फिर बाद में वो ई मनी ऑनलाइन ट्रांसफर होने लग गई है। कहता मनी का एवोल्यूशन चलता आ रहा है, बार्टर सिस्टम से, कार्ड सिस्टम से, गोल्ड से, कॉइन से, अलॉय से, पेपर से, कार्ड से, ई मनी से, इवोल्यूशन इसका लगातार चलता आ रहा है भाई, ठीक है। आगे कहता है बच्चे वो हमारे पास कि जो सबसे पहले मीडियम ऑफ एक्सचेंज था वो क्या था? कहता है कि इनिशियली इन्वेंटेड एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज, कि मनी को क्यों इन्वेंट किया गया, क्या कारण था इसके पीछे? कहता है कि भाई कुछ कारण थे। सबसे पहले मनी इज यूज्ड एज स्टोर ऑफ वैल्यू, कि जो मनी होती है ना उसके अंदर कोई वैल्यू स्टोर होती है। जैसे मेरे पास एक कागज़ है, ठीक है, 10 रुपये का वो कागज़ है, उसके ऊपर 10 रुपये लिखा हुआ है, वही गांधी की फ़ोटो है, ठीक है, वही सब चीज़ें, उसके अंदर नेशनल एम्बलम है हमारे, पर उसके अंदर जो वैल्यू स्टोर है वो 10 रुपये के बराबर की वैल्यू है। हम 10 रुपये की सामान, मतलब कुछ ऐसी क्वांटिटी है जिसके बदले हम काफ़ी सामान ले सकते हैं। मेरे पास सिक्का वो 1 रुपये का भी है, 1 रुपये का नोट भी है, 100 रुपये का भी है, कागज़ तो वही है, कलर दूसरा है बस, पर उसके अंदर वैल्यू कुछ और है। एक वही हरा कागज़ है, एक पिंक कलर का कागज़ है जिसकी वैल्यू 2000 है। कहता है कि हर कागज़, हर मनी, वो कॉइन की फॉर्म में हो, ई मनी की फॉर्म में हो, पेपर मनी की फॉर्म में हो, वो अपने अंदर कोई ना कोई वैल्यू स्टोर रखती है भाई, ठीक है। और उसी वैल्यू को हम लोग मेज़र कर सकते हैं भाई, 100, 50, 200, 300, 2000 मेज़र कर सकते हैं, माप सकते हैं। आगे कहता है मनी इज़ यूज्ड एज स्टैंडर्ड्स फॉर डेफर्ड पेमेंट्स। कहता है डेफर्ड पेमेंट्स का मतलब क्या होता है बच्चे? कुछ पेमेंट ऐसी होती हैं जो हमें भविष्य में करनी पड़ती हैं। जैसे मान लो मैंने आपसे सामान ले लिया, उधार पे सामान ले लिया, भैया जी मैं आपको पैसे कल दे दूंगा, मुझे फ्यूचर में पेमेंट करनी पड़ेगी। तो कहता है कि सर ठीक है, आप मुझे भविष्य में इतने रुपए दे देना, 10 रुपये की चीज़ आप मुझे भविष्य में 11 रुपये दे देना, डेफर्ड पेमेंट, ठीक है। अब वो 11 में दे, 10 में दे, उस चीज़ से मतलब नहीं है, पर भविष्य में पे करने के लिए हम मनी का इस्तेमाल करते हैं, इस करेंसी का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब आगे कहता है डेफिनेशन मनी की भाई। कहता है मनी इज़ व्हाट मनी डज। कहता है मनी वही है जो मनी करती है, मनी जो करती है वही मनी है, लेन देन करती है मनी, ठीक है। मतलब क्या? इट इज डिफाइंड एज एन इंस्ट्रूमेंट दैट सर्व्स एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। ये वो इंस्ट्रूमेंट है, ये वो चीज है जो मीडियम ऑफ एक्सचेंज के प्रोसेस को पूरा करता है, क्योंकि जो मीडियम ऑफ एक्सचेंज है वो क्या है? वो मनी ही है, ठीक है। हम भारत के अंदर कौन सा मीडियम ऑफ एक्सचेंज यूज करते हैं? वो है करेंसी हमारी INR, इंडियन नेशनल रूपी, ठीक है। कहता है बेसिक फंक्शन क्या है मनी का, उस मनी का बेसिक फंक्शन क्या है? सबसे पहले एक वो एक्सचेंज की तरह एक्ट करती है, दूसरा कोई वैल्यू स्टोर होती है, तीसरा मेजर होती है उसकी वैल्यू, चौथा मनी सर्व्स एज डेफर्ड पेमेंट सिस्टम। भाई डेफर्ड पेमेंट्स के लिए भी उसको इस्तेमाल किया जाता है। तो काफ़ी सारे फंक्शंस हैं एक मनी के, ठीक है। तो ये तो था मनी का वो बेसिक सा पॉइंट भाई, या मनी के डेफिनेशन या मनी के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स। अब हम बात करते हैं जब हमारे पास वो मनी की वैल्यू नहीं थी, वो मनी नहीं थी, मतलब जब हमारे पास वो बार्टर सिस्टम था, तब हम क्या करते थे? वो बार्टर सिस्टम क्या होता था? आखिर वो प्रचलन में क्यों नहीं है? उसको क्यों हटाया गया? क्यों मनी इवॉल्व हुई? ठीक है। कहता है बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज इज द सिस्टम इन विच गुड्स आर एक्सचेंज फॉर गुड्स। कहता है ये वो सिस्टम है जहां पर सामान के बदले सामान एक्सचेंज किया जाता था। यहाँ पर सामान के बदले मनी एक्सचेंज की जाती है ना आज के टाइम पे, पर बार्टर सिस्टम के अंदर क्या था भाई? सामान के बदले सामान एक्सचेंज किया जाता था, ठीक है। जैसे राइस के बदले राइस, राइस के बदले गेहूं, ठीक है, अनाज, कुछ और चीज़, जो कोई भी चीज़ हम एक्सचेंज करना चाहें, ठीक है, वो एक्सचेंज हम लोग यहाँ से कर लेते थे भाई। तो आगे कहते बच्चे देखो, इतना तो हमें भी याद है,
हम लोग गाँव में रहते थे तो हमारे वहाँ पर ये लोहार होते हैं ना, ये आया करते थे, कहते थे कि आप हमें 1 कट्टा भर के गेहूँ दे दीजिए, हमसे ये लोहे का सामान ले लीजिए, बाल्टी ले लीजिए, ठीक है, हमसे फावड़ा ले लीजिए, हमसे कोई भी सामान ले लीजिए, कोई भी खेती का इक्विपमेंट ले लीजिए। तो वो बार्टर सिस्टम ही तो था भाई। उनको गेहूं की ज़रूरत होती थी, अनाज की ज़रूरत होती थी, हमें उन इक्विपमेंट्स की ज़रूरत होती थी। तो बहुत सारे सिस्टम्स है, आज भी करते हैं बच्चे इन चीज़ों को, ठीक है। आगे कहता है कि भाई इट मीन्स डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स, कहता है कि ये दोहरे काम थे, दोनों की ज़रूरतें पूरी होती थी इस बार्टर सिस्टम में। जिसको गेहूं की ज़रूरत है वो अपनी गेहूं की ज़रूरत पूरी करता था, जिसको चावल की ज़रूरत है वो अपनी चावल की ज़रूरत को पूरा करता था भाई, ठीक है। मतलब क्या, आगे कहता है कि अभी देखो कि योर वांट फॉर क्लोथ्स मस्ट कोइंसाइड्स विद समबडी वांट्स फॉर राइस एंड यू मस्ट हैव सरप्लस फॉर राइस एंड समबडी मस्ट हैव द सरप्लस ऑफ क्लोथ्स। हाउ डिफिकल्ट इट इज, what do you do these days? As a farmer you sell rice for money and clothes for merchants. You sell your clothes for money, with money in hand you buy whatever you wish to buy. कहता है कि भाई आपके पास जो चीज़ भी अधिक मात्रा में हो, आप जो कम मात्रा में आपके पास है उसको पूरा करने के लिए उसको एक्सचेंज कर लेते हैं। आप खेती करते हैं, आपको पैसे चाहिए, आप दुकान पे जाएंगे, सामान बेच देंगे, खेती का अपना अनाज बेच देंगे, पैसे ले लेंगे। आपके पास क्लोथ्स हैं तो आप दुकान पे मर्चेंट के पास जाएंगे, रिटेलर के पास, वहाँ अपना सामान बेच देंगे, पैसे ले लेंगे बदले में। कहता है नो सच कॉमन मनी एक्ट एज कॉमन मीडियम ऑफ एक्सचेंज, नो सच कॉमन मीडियम ऑफ एक्सचेंज एग्जिस्ट इन सीसी मनी। कहता है कि सीसी मनी कॉमोडिटी फॉर कॉमोडिटी एक्सचेंज मनी। कहता है बार्टर सिस्टम का जो एक्सचेंज था उसको हम सीसी इकोनॉमी भी कहते थे। सीसी इकोनॉमी का मतलब क्या है, कॉमोडिटी फॉर कॉमोडिटी, गुड्स फॉर गुड्स, सामान के बदले सामान, ये इकोनॉमी भी कहते थे इसको हम, ठीक है। तो कहता है यहाँ पर कोई कॉमन मीडियम नहीं था मनी का। जरूरी नहीं, जैसे 1 किलो गेहूं का रेट तो कुछ और है, पर 1 किलो चावल का रेट कुछ और है, पर यहाँ पर रेट की बात तो नहीं की, वैल्यू कुछ और भी हो, पर 1 किलो गेहूं के बदले 1 किलो चावल हम ऐसे एक्सचेंज करते थे, कोई मनी की वैल्यू यहाँ पर नहीं थी। पर इन चीज़ों के साथ क्या हुआ, काफ़ी सारे ड्रॉबैक्स हैं, काफ़ी सारी लिमिटेशंस हैं जो उभर के आई बार्टर सिस्टम के अंदर, जिसके कारण हमें बार्टर सिस्टम को बदलना पड़ा, मनी को अडॉप्ट करना पड़ा या मनी को इवॉल्व करना पड़ा। कारण क्या थे वो बार्टर सिस्टम के भाई, पहले सबसे पहले कहता है ड्रॉबैक्स देखते हैं हम लोग। डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स, मतलब जो दोहरी ज़रूरतें हुआ करती थी। कहता है डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स इज द कोर characteristics of barter system of exchange. Double coincidence of wants implies that at a point of time two individuals are in a possession of such goods which they are willing to exchange for satisfaction of their wants. कहता है कि जब भी किसी को कोई ज़रूरत हो अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए तो वो बार्टर सिस्टम को अडॉप्ट कर लेता था, ठीक है। पर जब ज़रूरत एक को ज़रूरत हो और दूसरे को ज़रूरत ना हो तब क्या बार्टर सिस्टम को अडॉप्ट कर पाते? तब क्या बार्टर सिस्टम सक्सेसफुल हो पाता? नहीं। मुझे चावल की ज़रूरत है, पर सामने वाले को गेहूं की ज़रूरत नहीं है, उसके पास चावल भी है और गेहूं भी है, तब ये डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स ना हो, तब क्या ये बार्टर सिस्टम सक्सेसफुल होगा? नहीं हो पाएगा। मतलब कुछ चीज़ पूरा होने के लिए पहले ये पॉइंट्स पूरे होने चाहिए। आज के टाइम पे मुझे क्लॉथ के बदले क्लॉथ की ज़रूरत नहीं है, मुझे क्लॉथ के बदले अनाज की ज़रूरत नहीं है, मैं तो पैसे दूंगा क्लॉथ ले लूँगा, मैं क्यों क्लॉथ के बदले अनाज लूँगा? मुझे ज़रूरत नहीं है उस चीज़ की, मेरी इच्छा नहीं है उस चीज़ की, ठीक है। तो सबसे बड़ा ड्रॉबैक, अगर ये डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स नहीं हो, एक की ज़रूरत हो दूसरे की ज़रूरत ना हो, तो क्या वो डील करेगा भाई? वो डील नहीं करेगा। वो क्यों डील करे भाई? उसको ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। आगे कहता है लैक ऑफ कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू, मतलब क्या कि लैक ऑफ कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू मतलब क्या कि जो कॉमन वैल्यू है, कॉमन वैल्यू उसकी सबसे बड़ी कमी है यहाँ पर कि वो कॉमन वैल्यू कोई भी नहीं है। मुझे पता है 1 किलो गेहूँ, मैंने क्या किया अपने भाई से, मैं पुराने टाइम की बात कर रहा हूँ, मुझे एक्सचेंज करना था सामान, मैंने क्या किया, एक टोकरी के अंदर गेहूँ भर लिए। अब एक टोकरी में गेहूँ की क्वांटिटी कुछ और, मैंने गेहूँ को कपास के साथ एक्सचेंज किया मैंने, अब गेहूँ की वैल्यू कुछ और है, एक टोकरी भर के उतने ही मैंने कपास दे दी, कपास की वैल्यू कुछ और है, मैंने कोई कॉमन वैल्यू तो नहीं है यहाँ पर। शायद वो एक टोकरी भर के कपास होगी 100 रुपए की, मैं आज के टाइम की एग्जांपल दे रहा हूँ,
वो टोकरी होगी 100 रुपए की, पर वो एक टोकरी गेहूं वो तो हज़ारों के होंगे ना, कोई कॉमन वैल्यू नहीं थी। बस हाँ इतना कहा था कि जितनी क्वांटिटी ले ली इतनी क्वांटिटी दे दो, कोई कॉमन यूनिट नहीं थी यहाँ पर वैल्यू को एक्सचेंज करने के लिए। ठीक है, आगे कहता है भाई वो डिफिकल्ट ऑफ फ्यूचर पेमेंट और कोलेक्ट्रल पेमेंट, कहता है कि जो जितनी भी हमारे पास फ्यूचर पेमेंट होती थी उस टाइम पर बार्टर सिस्टम बिल्कुल अनसक्सेसफुल था। मान लो मैंने आपसे कुछ सामान ले लिया, आज मैंने आपसे गेहूं ले लिए और कल को ये कहा है आपको जब मेरी अगले साल मेरी फसल आएगी आपको गेहूं दे दूंगा मैं, ठीक है, मुझे भविष्य की पेमेंट करनी पड़ेगी बार्टर सिस्टम के अंडर। अब भविष्य में सूखा पड़ गया, बारिशें ज़्यादा आ गई, आग लग गई, मेरी प्रोडक्शन नहीं हो पाई या मेरी ज़रूरतें बढ़ गई, मेरे पास नहीं बच पाया, तब मैं पेमेंट कैसे करूं भाई? तब क्या मोड होगा पेमेंट का? या फिर उस पुराने एग्जाम्पल को मैं आज के अनुसार बात करूं, मान लो क्या कि उस टाइम पर तो एक टोकरी गेहूं की वैल्यू कुछ और थी, पर अगले साल रेट एकदम से गिर गए या रेट एकदम से बढ़ गए, तब क्या एक्सचेंज करूंगा मैं? तब कैसे एक्सचेंज करूं? दिक्कत की तो बात है यहाँ पर। तो कहता है कि फ्यूचर पेमेंट करने के लिए भी बहुत भारी दिक्कत थी इस बार्टर सिस्टम के अंदर भाई। आगे कहता है डिफिकल्ट ऑफ स्टोरेज वैल्यू, सेविंग और ट्रांसफर वैल्यू, कि इस सिस्टम के अंदर एक और सबसे बड़ा पॉइंट कि जो स्टोरेज वैल्यू है, जो स्टोरेज वैल्यू थी कि जो एक कागज के अंदर, पिंक कागज के अंदर 2000, हरे कागज के अंदर 100 रुपए 100 की है, नीला कागज उसके अंदर 50 की, भाई ऐसी बात कर रहा हूं मैं कि उसके अंदर कोई स्टोरेज वैल्यू नहीं थी। एक टोकरे के अंदर गेहूं की वैल्यू कुछ और है, कपास की वैल्यू कुछ और है, चावल की वैल्यू कुछ और है, पत्थर की वैल्यू कुछ और है, सोने की वैल्यू कुछ और है, ठीक है, कागज की वैल्यू कुछ और है। मैं उस एक टोकरी के हिसाब से, एक बकेट के हिसाब से बात कर रहा हूं, ठीक है, पर कोई स्टोरेज वैल्यू नहीं थी वहां पर। तो ये 4 सबसे बड़े ड्रॉबैक्स थे हमारे पास किसके, जो हमारे पास बार्टर सिस्टम था भाई। ठीक है, तो बच्चे आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही। इसके बाद हमारे पास एक लेक्चर और रहता है, एक या मैक्सिमम 2 लेक्चर होंगे फॉर्म्स ऑफ मनी का, ठीक है, या फिर मनी सप्लाई का, जो कोशिश होगा शायद हम एक लेक्चर में पूरा कर लें भाई। ठीक है, सो आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही। उम्मीद करता हूं आपको पूरा लेक्चर क्लियर हुआ होगा। फिर भी कोई डाउट हो या कोई क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड जय हिंद।